हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले वीडियो में हमने एंड किया था आरएनएस की अम्ल क्षार की अवधारणा, आरएनएस की अम्ल क्षार की अवधारणा। और मैंने वीडियो को एंड किया था कि अब हम उन अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें H+ और OH- आयन नहीं आते। यहाँ तक कि मैंने नाम भी बता दिया था कि जो सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार की अवधारणा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक हो गया वो है ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा। अब ये जो अवधारणा दी गई, ये अवधारणा दी गई थी 1923 में, 1923 में। और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जोहान्स ब्रोंस्टेड और थॉमस एम लोरी। जोहान्स ब्रोंस्टेड और थॉमस एम लोरी। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से पढ़ा जाता है ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा, जो कब दी गई थी 1923 में। अब देखो मुद्दे पर आते हैं, जो मेन बात है अम्ल क्षार के लिए। तो ब्रोंस्टेड और लोरी अम्ल क्षार के लिए क्या कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन दाता होते हैं। सीधी सी बात है, जो प्रोटॉन देंगे ना वो कौन कहलाएंगे? अम्ल। और जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो कौन होंगे? क्षार। तो ब्रोंस्टेड और लोरी क्या बोल रहे हैं? अम्ल के लिए क्या बोला? अम्ल। अम्ल के लिए बोल, अम्ल वे पदार्थ है या वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी, अम्ल कौन से पदार्थ है? अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन डोनर करते हैं या प्रोटॉन दाता होते हैं। और क्षार के लिए क्या बोल रहे हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। देखो बिल्कुल इजी है। इससे पहले आपने पढ़ा था आरएनएस, उसमें भी अम्ल H+ आयन दे रहे थे। एक शब्द पर गौर करना, दे रहे थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आरएनएस में अम्ल क्या कर रहे थे? H+ आयन दे रहे थे। इसमें भी अम्ल क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। मतलब उसमें भी दाता थे, इसमें भी दाता थे, दोनों में डोनर है। ये एक लॉजिक है याद रखने का कि अम्ल इसमें भी क्या कर रहे हैं? दाता है, दे रहे हैं। लेकिन उसमें H+ दे रहे थे और इसमें क्या देख रहे हैं? प्रोटॉन। और उसमें आरएनएस में क्षार क्या थे? जो H+ ग्रहण कर रहे थे। सॉरी उसके अंदर OH- आयन देते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है एसिड के लिए, उसमें अम्ल H+ दे रहे थे, इसमें अम्ल प्रोटॉन दे रहे हैं। और इसमें क्षार किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि प्रोटॉन क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि प्रोटॉन के बारे में आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो अम्ल क्षार प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही क्या चीज़ है, ये तो तब पता लगेगा जब हम किसके बारे में जानेंगे? प्रोटॉन। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पर जो प्रोटॉन शब्द आया है वो है H+ आयन के लिए। ये लो, सीधी सी बात है, प्रोटॉन ही H+ आयन है या H+ आयन ही प्रोटॉन है। कोई फर्क नहीं है दोनों में। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था आरएनएस, उसमें भी प्रोटॉन का यूज हो सकता है। एक ही बात है, H+ आयन और प्रोटॉन सेम थिंग है, सेम चीज है, एक ही चीज है। और कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, बस उसमें H+ आयन का नाम ले रहे थे, इसमें किसका नाम आ रहा है? प्रोटॉन का। बाकी बात एक ही है। अब प्रोटॉन H+ आयन कैसे होते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो, हाइड्रोजन H+ क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1। मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, क्योंकि किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? एक। और हाइड्रोजन के पास जो कक्षा है वो एक कक्षा है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता लगा सकते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1।
तो ये मान लो हाइड्रोजन का नाभिक, और नाभिक में है एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता नहीं, ध्यान रखना न्यूट्रॉन एब्सेंट है। एक प्रोटॉन, और क्लास भी कितनी है? एक। ये हाइड्रोजन की एक क्लास। इस क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। ये लो एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। एक प्रोटॉन बैठा है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, और एक शेल बनी हुई है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? एक। अब आप देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, अगर एक्सटर्नल एनर्जी देकर या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया जाए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस क्लास का कोई मतलब रहेगा क्या? बोलो, नहीं रहेगा ना, क्लास हट गई। अब क्या बचा? अब बचा हाइड्रोजन का नाभिक। क्लास तो हट गई, जब तक इलेक्ट्रॉन था तब तक क्लास का मतलब था। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, क्लास भी क्या हो गई? फ्री हो गई। बचा क्या? हाइड्रोजन का नाभिक। और नाभिक में कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और चूंकि ये प्रोटॉन किसका है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। तो प्लस भी किस पर आ जाएगा? हाइड्रोजन के ऊपर। तो H प्लस का मतलब होता है एक प्रोटॉन। H प्लस का मतलब एक प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या बोल सकते हैं? H प्लस। तो सीधी सी बात ये भी हो सकती है कि वे पदार्थ जो H प्लस दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो H प्लस ग्राही होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये तो मैंने मतलब समझाया है किसका? प्रोटॉन का। अब हमें क्या करना है? ये जो डेफिनेशन मैंने उतारी है उनको एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों डेफिनेशन को क्या करना है? समझना है। देखो कैसे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज और बता दूं कि ये जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन दे रहे हैं क्या कहला रहा है? अम्ल। तो एक चीज का और ध्यान रखना इस थ्योरी के अंदर कि जो अम्ल है ना, अम्ल वो अपने साथ क्या बनाता है? संयुग्मी क्षार। और जो क्षार है वो अपने साथ क्या बनाता है? संयुग्मी अम्ल। और संयुग्मी का मतलब होता है जोड़ीदार, साथ वाला। तो अम्ल का साथ वाला कौन है? क्षार है। और क्षार का साथ वाला कौन है? अम्ल है। तो अम्ल का जो संयुग्मी बनेगा वो क्षार बनेगा, वो आप अभी एग्जाम्पल में समझ जाओगे। और जो क्षार का संयुग्मी बनेगा वो कौन बनेगा? अम्ल बनेगा। ये चीज को स्पेशल ध्यान रखना, अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा, क्षार का संयुग्मी अम्ल होगा। मतलब अम्ल के साथ संयुग्मी क्षार बनेगा और क्षार के साथ संयुग्मी अम्ल बनेगा। अब आप सोच रहे हो क्या सर संयुग्मी क्षार अम्ल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। संयुग्मी का मतलब है साथ वाला। आप कोई रिएक्शन करवाओगे तो क्रियाकारक किस में बदलेंगे? क्रियाफल में। तो जो क्रियाकारक थे क्या वो आपको क्रियाफल में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। तो मान लो क्रियाकारक में जो भी था उसका जोड़ीदार कहाँ पर जाके बनेगा? क्रियाफल के अंदर। संयुग्मी का मतलब होता है साथ वाला, साथ, कॉन्जुगेटेड। ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी अभी किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। ओके, अब देखो ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे, HCl के भी क्रिया करवाई किसके साथ? H2O के साथ। सॉरी, अमोनिया ले लो। NH3 के भी क्रिया करवाई किसके साथ? पानी के साथ। NH3 अमोनिया है और H2O क्या है? जल है। जब रिएक्शन करवाओगे तो एज ए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। NH3 की अभी क्रिया किससे करवाई? H2O से। तो क्रियाफल क्या बने? NH4 प्लस और OH माइनस। देखो NH4 प्लस क्या है? NH3 अमोनिया है और NH4 प्लस ये अमोनियम ग्रुप है। अमोनियम, ईएम पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव। और आप 9th क्लास में पढ़ के आओ, पॉजिटिव के पीछे पश्च लगन क्या लगता है? आयन में ईएम। तो इसका नाम हो गया अमोनियम। और ये
हाइड्रोक्सिल आयन, ये तो पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ना आरएनएसियन। ओके, अब ये रिएक्शन तो मैंने लिख दी ना रिएक्शन, सबके बारे में आप जानते भी हो। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ रे, पता लगाओ दे कि इनमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा सार है, तो पता लगाने के लिए आप किस में जाओगे, डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन पता लग रहा है, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता है, मतलब H+ दे रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब H+, जो H+ दे रहे हैं। अब देखो इसको एक बार इधर लिख लो ताकि अच्छे समझ में आएगा, H2O + NH, वही बात है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। अब देखो ये NH3 है, यहां पर जाकर NH3 क्या बना रहा है, NH4। NH3 किस में चेंज हो रहा है, NH4 में, और H2O किस में चेंज हो गया, OH- में। अब देखो यहां पर 3, यहां पे 4, मतलब H+ ले लिया, H+ क्या कर लिया, ले लिया। प्रोटॉन आप यहां पे कह सकते हो कि सर प्रोटॉन ले रहा है, आई बात समझ में, प्रोटॉन ले ही रहा है यार, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब एक H+ ले लिया। तो ये इस जोड़े में क्या समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन ले रहा है, और यहाँ पर H2 था ना, यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन दे रहा है। बात समझ में आई, ये H+ ले रहा है और ये H+ आयन दे रहा है। अब सोचो, प्रोटॉन दे रहा है, ये दे रहा है, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देने वाला अम्ल, ये प्रोटॉन दे रहा ना, तो ये क्या है, प्रोटॉन दाता। और जो प्रोटॉन दाता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अम्ल। समझ आई बात, यहां पर पानी किसका काम कर रहा है, अम्ल का। और NH3 ये ले रहा है, प्रोटॉन ग्राही है, ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही। और जो प्रोटॉन ग्रहण करे उसे बोलोगे क्षार, उसे क्या बोलोगे, क्षार। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अम्ल का जोड़ीदार कौन होता है, अम्ल का जोड़ीदार होता है संयुग्मी क्षार। तो यहां पर देखो H2O का जोड़ीदार ये रहा, तो ये है संयुग्मी क्षार, और जो क्षार है उसका जोड़ीदार कौन है, अम्ल है। तो इसको आप बोलोगे कि सर ये कौन है, संयुग्मी अम्ल। तो देखो यहां पर 2 जोड़े बन गए, 2 जोड़े, एक तो बना H2O और OH- वाला, और एक बना NH3 और NH4+। तो ये तो क्या है, अम्ल और संयुग्मी क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, और ये क्या हो गया, अम्ल क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। H2 अम्ल है, OH संयुग्मी क्षार है, और युग्म का मतलब जोड़ा। NH3 क्या है, क्षार है, NH4 क्या है, संयुग्मी अम्ल है, और युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ब्रोंस्टेड और लोरी का। इजी है ना, बिल्कुल, बस एक एग्जांपल से याद रखना है। जो प्रोटॉन मतलब H+ देता है, अम्ल है, जो H+ लेता है क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। और अम्ल का जोड़ीदार बनता है संयुग्मी क्षार, और क्षार का जोड़ीदार बनता है संयुग्मी अम्ल। वो मैंने एग्जाम्पल की सहायता से समझा भी दिया। देखो पानी, तो ये आप एक बार सोच के देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये आरएनएस नहीं समझा सकता था इसको, क्योंकि आरएनएस बेस्ड था H+ और OH- के ऊपर। अब NH3 में तो कहाँ से OH- आ रहा है, तो वो नहीं समझा सकता। तो इस थ्योरी को समझाया किसने, ब्रोंस्टेड और लोरी ने। बात समझ में आई, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेकर और समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, और जो एग्जाम्पल है आपकी बार HCl + H2O, HCl + H2O। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे H3O+ और Cl-। अब देखो
आप कहोगे सर HCl तो हमने आरएनएस में ही पढ़ लिया था, ये तो पहले से ही अम्ल है। HCl अम्ल है ना, तो देखना इसको ब्रोंस्टेड लोरी भी अम्ल साबित कर देगी। अभी ये जो थ्योरी है ना ब्रोंस्टेड लोरी की, वो भी इसको क्या प्रूव करने वाली है, एसिड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विक्रिया करवाई है, किससे, पानी के अणु के साथ। तो ये क्या बना, H3O+। देखो H3O+ जो आयन बना ना, इसका नाम है हाइड्रोनियन आयन। इससे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियन हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही, ये जल है ही, ये हाइड्रोनियम आयन बनी गया। और वो क्या है, क्लोराइड है ही, Cl- क्या है, क्लोराइड। क्लोरीन है लेकिन उसके ऊपर एक चार्ज आ गया माइनस वाला, तो माइनस का चार्ज आने का मतलब है वो ऋण आवेश बन गया। और ऋण आवेश के पश्च लगन क्या होता है, आइड, एट या आइट, तो आइड लग रहा है क्लोराइड। ओके, अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर पता लगाना है कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो वही थ्योरी लगाना आपको। पहले क्या बनाओगे, आप जोड़े बनाओगे। तो देखो H2O की सिमिलरिटी कौन है, H3O+। ये तो आप सोच सकते हो ना, H2Cl से थोड़ी मैच हो रहा है। ठीक है, HCl मैच हो रहा है किसके साथ, Cl के साथ। अब देखो ये 2 और ये 3, मतलब प्रोटॉन ले रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। यहां पर H, यहां पे जाके Cl अकेला बच गया, मतलब H हट गया, तो प्रोटॉन दे रहा है। अब पता लगा लो लेने देने वाला कौन होता है, जो प्रोटॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, ग्राही होता है। तो यहां पर पानी क्या है, ग्राही। जबकि आपने देखा इससे पहले वाले एग्जाम्पल में पानी किसका काम कर रहा था, अम्ल का काम कर रहा था, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो H2 यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, ग्राही है। और ग्राही क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है जो प्रोटॉन ग्राही होता है, क्षार। तो पानी किसका काम कर रहा है यहाँ पे, क्षार। और जैसा कि समझ में आ रहा है, जो H+ दे रहा है, H+ दे रहा है, जो डोनर कर रहा है वो कौन है, ये यहाँ पे दाता है। और दाता क्या होता है, अम्ल। क्षार का जोड़ीदार ये रहा, क्षार का जोड़ीदार ये रहा, क्या बोलोगे, संयुग्मी अम्ल। अम्ल का जोड़ीदार ये रहा, क्या बोलोगे, संयुग्मी क्षार। आई बात समझ में। तो यहां पर कितने जोड़े बने, 2। एक जोड़ा तो बना H2O और H3O+ का, और एक जोड़ा बना HCl और Cl- का। तो ये तो क्या है, पानी किसका काम कर रहा है, क्षार का। क्षार इसका जोड़ीदार संयुग्मी अम्ल, और लास्ट में लिख दोगे युग्म। HCl किसका काम कर रहा है, एसिड का, है ही अम्ल। क्या बना रहा है, संयुग्मी क्षार युग्म। तो ये थी ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा। आई बात समझ में, बिल्कुल इजी है। एक चीज पकड़ के रखना, जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल होता है, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षार होते हैं। एग्जाम में उल्टा मत कर देना। कई बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जो प्रोटॉन दाता होते हैं क्षार कहलाते हैं, हो गया काम करा। तो मैंने पहले से एक लॉजिक बता दिया, देने वाला अम्ल है, लेने वाला क्षार है। उसमें H+ आयन दे रहा था, इसमें प्रोटॉन दे रहा है। समझ में आई बात, देने वाला अम्ल, लेने वाला क्षार। ओके, तो ये थी ब्रोंस्टेड लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा, जो हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझी। अब देखो एक तीसरी और बच गई अम्ल क्षार की अवधारणा, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं फटाफट। तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है, वो है अम्ल क्षार, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। तीन नंबर पर कौन है, लुईस
अम्ल क्षार अवधारणा। जैसा कि आपको पता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला हमने पढ़ा आर्सेनिक की अम्ल क्षार अवधारणा जो H+ आयन पर डिपेंड थी। नंबर 2 ब्रोंस्टेड लोरी जो प्रोटॉन पर डिपेंड थी। और नंबर 3 की जो सबसे सटीक और सबसे सेटिस्फिकेशन वाली, सबसे संतुष्ट करने वाली जो अवधारणा थी वो थी कॉन्सेल-लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा, जो कब दी गई 1923 में। यही वो अवधारणा है जो अम्ल क्षार का टोटल टॉपिक क्या करता है, क्लियर करता है, हर प्रकार की कमी को क्या करता है, दूर करता है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक टॉपिक मिस हो गया और वो टॉपिक था ब्रोंस्टेड लोरी की कमी। जैसे आर्सेनिक का पढ़ा था ना, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इधर। ब्रोंस्टेड लोरी की कमी, देखो कमी क्या है। जो ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार की अवधारणा है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्रोटिक अम्लों की व्याख्या नहीं करता है। क्या बोला? ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार अवधारणा एप्रोटिक अम्लों की व्याख्या नहीं करता है। और एप्रोटिक का मतलब होता है जिसमें H+ आयन नहीं होता है। मतलब एप्रोट मतलब ऐसे अम्ल और क्षार जिनमें H+ और OH- नहीं हो, उन अम्ल और क्षारों की अवधारणा भी ब्रोंस्टेड लोरी नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि आर्सेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी केवल डिपेंड है H+ आयन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो एप्रोटिक अम्ल जिनमें H+ आयन नहीं आते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, BF3 एक AlCl3 Mg+2Cl-, ये भी अम्ल क्षार है, ये भी अम्ल क्षार है, लेकिन ये आर्सेनियस और ब्रोंस्टेड लोरी से समझ में नहीं आते। तो एप्रोटिक अम्लों और क्षारों की व्याख्या करता है लुईस। ये कमी थी किसकी? ब्रोंस्टेड लोरी की। चलो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। देखो लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कब दी गई? ये भी 1923 के अंदर दी गई। अब देखो लुईस क्या बोलता है अम्ल के लिए? कौन से लुईस अम्ल के लिए बोलता है? वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। और क्षार के लिए क्या बोल रहा है? वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, देखो वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? दान करते हैं। ये लो, अब की बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा लोचा है। लोचा ये है कि हर बार तो अम्ल क्या कर रहा था? दे रहा था। ये लॉजिक है याद रखने का। हर बार तो अम्ल दे रहा था, H+ दे रहा था, प्रोटॉन दे रहा था। इस बार उल्टा मत कर देना, वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण, अब की बार अम्ल ले रहा है खुद, वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। और वे पदार्थ जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनर करते हैं, दान करते हैं, देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार। इस बार क्षार दे रहा है। लेकिन ये डेफिनेशन तुम बाद में समझेंगे, पहले ये चीज ही समझ में नहीं आई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या चीज होती है। तो पहले इस चीज को समझते हैं। तो जो समझने का टॉपिक है इसमें सबसे पहले कौन सा है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो युग्म का मतलब तो जोड़ा होता है। किसका जोड़ा? इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। इसको लोन पेयर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। देखो कोई भी तत्व हो,
उन जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सबके पास लोन पेयर होते हैं, सबके पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। देखो कैसे होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने नाइट्रोजन 7 नंबर पर, और 9th क्लास में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के आए हो, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3, 3 और 2 5 और 2 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना, सॉरी, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब देखो ये क्या है, हमेशा किसको देखा जाता है, बाह्यतम कोश को। पहले वाले कोश को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पर कौन है, कोश कौन सा है, एस, सॉरी उपकोश कौन सा है, एस, और एस के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पर पी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और पी उपकोश के पास कक्षक कितने होते हैं, 3। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, 1 2 3, पहले एक एक भरे जाते हैं फिर डबल किया जाता है। तो देखो ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये डबल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें। ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कोई बोले सर इसको यहाँ से निकाल के यहाँ भर लेंगे जोड़ा, गलत है ये, पहले एक एक भरा जाता है फिर डबल किया जाता है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम। तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म 1, नाइट्रोजन के पास एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन के पास, 1। तो देखो ये लो, ये नाइट्रोजन और जो लोन पेयर है ना उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे पॉइंट से, 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर नाइट्रोजन ने किसी को दे देता है, पहले लिखा है ना, वे पदार्थ जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और वे पदार्थ जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रिसीव करते हैं या सॉरी दान करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार, और ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो कहने का मतलब ये है कि एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों लिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, अष्टक पूरा करने के लिए, ताकि यौगिक का निर्माण हो जाए। तो पहले तो बताओ, ये हमने सीखा है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म तो समझ में आ गया होगा कैसा है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8, 1s2 2s2 2p4। पहली क्लास को छोड़ो, दूसरी को पकड़ो, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पी के पास कितने कक्षक है, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 4। पहले एक एक भरो, 1 2, एक और बच रहा है ना, 4, एक यहाँ पे, ये रहा एक जोड़ा, ये रहा। तो कितने लोन पेयर हो गए, 2। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, 2, 1 2। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ये रहा और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ये रहा। नाइट्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है। तो बताओ लोन पेयर वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म वाली चीज समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेकर ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो लेते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है कि अमोनिया की अभिक्रिया अगर हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड से करवाते हैं, BF3, ये तो अमोनिया है ही, इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, सॉरी फ्लोराइड। बोरोन है, ट्राई का मतलब 3, और ये फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये देखो। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या कर दिया, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा, अभी देखना। अब देखो अमोनिया की अभिक्रिया किससे करवाई है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड से। मैंने यहाँ पे क्या किया है, F3 को पहले लिखा है, B को बाद में लिखा है। वो क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया, एरो का चिन्ह लगाया, और वो भी एरो का चिन्ह नाइट्रोजन से किसकी तरफ आ रहा है,
तो 9th क्लास में आपने 3 प्रकार के बंध पढ़े थे, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। तो तीसरे नंबर का बंध था उपसहसंयोजक बंध, उसमें प्लस का चिन्ह नहीं आता, उसमें तीर का निशान आता है। और तीर का निशान का मतलब ये है कि जिससे जिसकी तरफ आ रहा है, नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, दे रहा है किसको? बोरोन को। देखो नाइट्रोजन के ऊपर मैंने लोन पेयर बना रखा है, दिख रहा होगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, साफ साफ पता लग रहा है नाइट्रोजन अपना एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है किसको? बोरोन को। क्यों? क्योंकि बोरोन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। देखो कैसे मैं कंफर्म कर सकता हूं, पहले NH3 को उठा लो, पहले आप ये चेक करो कि NH3 बना कैसे। N इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 7 पे आता है, 1s2 2s2 2p3। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और जैसे कि लुईस ने बताया था कि अगर एक यौगिक का निर्माण करना है तो दोनों तत्वों का अष्टक क्या होना चाहिए? पूरा। तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की कमी है? 3 की। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 वो हाइड्रोजन से लेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, एक हाइड्रोजन के पास 1 है तो 3 है ना हाइड्रोजन, 1 देगा 6, फिर दूसरा 7, फिर देगा 8, 5 खुद के, 1 इससे ले लेगा, 5 और 3 8। मतलब नाइट्रोजन का अष्टक क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब देखो हाइड्रोजन का पूरा हुआ कि नहीं, तो पहले एक चीज कंफर्म कर दूं, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास कक्षाएं क्या होती है? कम। एक ही क्लास है, एक क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी आ सकते हैं, पहली कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा ना होके उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पूरे किए जाएंगे? 2। तो नाइट्रोजन एक इनसे ले लेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के पास 1 की कमी है, 1 तो खुद का है ही, 1 नाइट्रोजन से ले लेगा, ये भी इससे ले लेगा। तो आपस में इनके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? पार्टनरशिप हो रही है। 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है, तभी इनके बीच में बंध कैसा आ रहा है? एकल बंध। एक लग रहा है ना, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये तो बन गया, मतलब NH3 स्ट्रक्चर तो क्या हो चुकी है? ये कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखो कि BF3 ये कंप्लीट है कि नहीं है? BF3 तो बोरोन भी कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 3 से। बोरोन की संयोजकता 3 होती है, 3 बॉन्ड बना लिए। तो देखो बोरोन कितने नंबर पर आता है? 5। 1s2 2s2 2p1। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की कमी है? 5। मतलब बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। अब वो किन से लेगा? जो इसके साथ है, फ्लोरीन तो जुड़ा, फ्लोरीन से ही लेगा। तो देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 नंबर पर आता है, 1s2 2s2 2p5। 5 और 2 7। कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो अब देखो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? खुद के 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इससे लेता है तो 3, 1 इससे लेता है 1 तो 3 ही तो ले सकता है। फ्लोरीन 3 ही तो जुड़ रहा है और फ्लोरीन 1 ही दे सकता है। तो अगर 1 ये दे रहा है तो 4, 1 ये दे रहा है 5 और 1 ये दे रहा है तो 6। अगर फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी बोरोन को देते हैं तो भी बोरोन के पास कितने होंगे? 6। अब फ्लोरीन के पास तो कितने? 7। 1 की कमी है, वो तो बोरोन से ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये तो इनका तो काम हो जाएगा। फ्लोरीन का तो अष्टक क्या हो गया? पूरा। अष्टक बचा किसका? बोरोन का। और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी रह गई? 3 तो खुद के पास थे, 3 फ्लोरीन से ले लिया, 1 तीनों से 1 ले लिया तो 6 हो गए। तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2। और वो 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को देगा कौन? नाइट्रोजन। ये रहे ना 2, तो 6 तो खुद के पास थे ही, 2 इधर से आ रहे हैं, कितने हो जाएंगे? 8। इस प्रकार BF3 स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि ये कुछ समझाता नहीं है, फिर भी मैंने समझा दिया है। तो अब आप देखो, ये चीजें तो मैंने सारी समझा दी। अब आप पता लगाओ, डेफिनेशन अप्लाई करो कि कौन सा अम्ल है, कौन सा सार है। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो इधर आ रहा है, तो ग्रहण करने वाला तो कौन है? बोरोन।
बोरोन इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अम्ल। ग्रहण कर रहे हैं ना, ग्रहण करने वाले अम्ल, और जो दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, दान करने वाले क्या होते हैं, क्षार। तो दान तो कौन कर रहा है, अमोनिया कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, क्षार। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर NH3 क्षार है और BF3 क्या है, अम्ल है। ये समझ में आ गई होगी बात ढंग से। फिर भी एक बार वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक के, आराम से समझ के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट का, हमें बताना है कि लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं और लुईस क्षार कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है लुईस अम्लों के उदाहरण, लुईस अम्लों के एग्जाम्पल। देखो लुईस अम्लों के एग्जाम्पल, एक तो यहां से पता लगा लिया, BF3, AlCl3, Mg+2, Na+, ठीक है, BF3, AlCl3, Mg+, Na+, ये सब के सब क्या है, लुईस अम्ल। याद करना, BF3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन, ये सब के सब क्या है, लुईस अम्ल। अब बात करें लुईस क्षार। लुईस क्षार की बात करें, जैसे NH3, H2O, NH3, OH-, H2O, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब लुईस क्षार। तो आई होप ढंग से समझ में आया होगा। अम्ल क्षार अवधारणा की तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, आर्हेनियस वाला, ब्रोंस्टेड लोरी वाला और ये लुईस वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो आगे का टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारों के, पहले तो गुण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उपयोग। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।